नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं वर्ल्ड स्वराज न्यूज। गो प्रणाम, वंदे को मातरम, भारत माता की जय। आजादी के 75 वर्ष हो चुके हैं, आजादी की 75वीं वर्षगांठ मना चुके हैं, लेकिन क्या आज भारत देश आजाद है? क्या इस आजाद भारत देश में भारतीय कानून चल रहे हैं? लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आज आजाद भारत में 75 वर्ष के बाद भी अंग्रेज ने जो कानून भारत को लूटने खसुटने के लिए बनाए थे, वह भी आज सतत जारी है। आज हमारे हिंदू त्योहारों को आज की जो अंग्रेजी स्कूल है कैसे खत्म कर रही है, कैसे हमारे कल्चर को खत्म किया जा रहा है, तो पर खुलकर बात रखी अखिल भारत हिंदू सभा के महासचिव देवेंद्र पांडे ने। सुनते हैं क्या कुछ कहा भारत के इन ज्वलनशील मुद्दों पर। अधिवेशन का उद्देश्य क्या है? आज आपका अधिवेशन है। अखिल भारत हिंदू महासभा देशभक्तों का और क्रांतिकारियों का संगठन है। ये संपूर्ण विश्व को विदित है, लेकिन कुछ दिनों से भारत में हिंदुत्व के नाम पर फर्जी राजनीति का एक चलन हो गया है, जिसकी वजह से वैमनस्यता तो समाज में बहुत बढ़ी, लेकिन किसी को मिला कुछ नहीं। आज एक चलन हो गया है कि जब कश्मीर में कोई घटना होती है तो उस घटना का समाधान नहीं किया जाता। सरकार केरल में जब कोई घटना होती है तो केरल फाइल के नाम से फिल्म बनाती है और वो लाखों लोगों को फिल्म दिखाकर वोटों का ध्रुवीकरण करते हैं। जब उनसे पूछा जाता है कि गुजरात में 40,000 से ज़्यादा बच्चियां एक साल के अंदर कैसे नदारत हो गई, तो इस बात का उनके पास जवाब नहीं मिलता। जिससे एक बात तो बहुत स्पष्ट होती है कि जिन लोगों ने हिंदुत्व के नाम पर हिंदुओं से वोट लिया, उन लोगों ने सिर्फ हिंदुओं को भर नहीं संपूर्ण राष्ट्र को ठगने का प्रयास किया। तो अखिल भारत हिंदू महासभा चूँकि स्वाभिमानी देशभक्तों का संगठन है, जब पूरा देश उद्वेलित है, वर्ग संघर्ष की स्थिति में खड़ा हुआ है, उस समय हमारा दायित्व बनता है कि हम घर के बाहर निकलकर अपने संगठन के माध्यम से देश के लोगों को सत्यता से अवगत कराएं और राष्ट्र में दोहरे चरित्र वाले नेताओं का जो नकाब इन लोगों ने लगा रखा है उसे नोच कर बाहर फेंक दें। अभी तक हम लोग राजनीति में हिस्सेदारी नहीं करते थे, हम लोग राष्ट्र का काम करते थे, धर्म का काम करते थे। पूरी दुनिया को मालूम है कि राम जन्मभूमि का मुकदमा अखिल भारत हिंदू महासभा ने लड़ा। पूरी दुनिया जानती है तेजो महालय का मुकदमा हिंदू महासभा लड़ रहा है। पूरे संसार को मालूम है कृष्ण जन्मभूमि की पिटीशन हिंदू महासभा ने की है। सब जानते हैं कि धार बहुशाला का आंदोलन हिंदू महासभा कर रहा है। तो ये सब कुछ करते हम इसलिए हैं कि हमें अपनी धार्मिक धरोहरों से अपनी प्रेम है, हम इसे बचाना चाहते हैं। लेकिन जो ठग लोग हैं, जो राजनीति का ध्रुवीकरण करके राष्ट्र के अंदर नफरत फैलाते हैं, वो वास्तव में न तो राष्ट्र के हित में कुछ करते हैं और न धर्म के हित में करते हैं। तो हमारे साथियों ने एक बैठक की भोपाल में, और भोपाल की बैठक में ये निर्णय लिया गया कि क्यों ना पूरे प्रदेश का भ्रमण किया जाए और उस भ्रमण के माध्यम से जनता के बीच में हम अपनी बात करें, फर्जी हिंदुत्व बात करें और आने वाले विधानसभा में हम पूरी ताकत से अपने प्रत्याशियों को विधानसभा मैदान में उठाएं। इसीलिए हम लोगों ने ये बैठक की है मध्य प्रदेश के हृदय स्थली हरदा में, क्योंकि ये नर्मदा जी का नाभि कुंड भी है, पवित्र स्थली है। तो मुझे ऐसा लगा कि किसी पवित्र काम की शुरुआत हमें ऐसी जगह से करना चाहिए। हरदा में हमने की और उस बैठक में ये निष्कर्ष निकला कि मध्य प्रदेश की सभी विधानसभा सीटों को हमें लड़ना चाहिए, जिसकी तैयारी हम लोगों ने पूरी शुरू कर दी है। चुनाव समिति का गठन हो चुका है, प्रचार समिति का गठन हो चुका है, स्टार प्रचारकों के नामों पर चर्चा हो चुकी है। निर्वाचन आयोग से कल और आने वाले विधानसभा में हम ज़्यादा से ज़्यादा सीटें मध्य प्रदेश में लड़ेंगे। हरदा से कौन उम्मीदवार है? अभी तो उम्मीदवार इसलिए नहीं बता सकते कि आज हमने ये निर्णय लिया है कि हमें चुनाव लड़ना है, लेकिन इस बात का हम आश्वासन दे सकते हैं आपको कि जो भी कैंडिडेट होगा वह इतना मजबूत होगा कि जो भी ठग हैं, जो राजनीति में खड़े हुए हैं, उन्हें पसीना आ जाएगा और वास्तविक हिंदुत्व की बात करने वाला, वास्तविक देशभक्ति की बात करने वाला होगा जो पूरी ताकत से चुनाव लड़ेगा। और मुझे लगता है कि इस बार मध्य प्रदेश के चुनाव परिणाम भी अच्छे होंगे, देखने लायक होंगे, आश्चर्यजनक होंगे। अब ठग बोल रहे हैं, लेकिन राम मंदिर बनवाए, लेकिन
मुझे लगता है ये बात अगर कोई दूसरा व्यक्ति कहता तो अच्छा लगता। आप चूँकि पत्रकार हैं, 1939 में पहली पिटीशन राम जन्मभूमि के गोंडा जिला अध्यक्ष गोपाल विशारद जी ने दायर की थी, जिनके पिटीशन के आधार पर राम लला के दर्शन की परमिशन मिली थी। हाई कोर्ट हमने जीता। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला हुआ तो सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बना दी और सुन्नी सेंटर वक्फ बोर्ड को एक अलग से भूमि दे दी और उन्होंने ये कहा कि आप एक कमेटी बनाइए और कमेटी बना के मंदिर का निर्माण करिए। तो अगर न्यायालय के निर्णय को सरकार का निर्णय मान लिया जाए तो इस राष्ट्र में जितने भी अच्छे न्याय हुए हैं उसका श्रेय सरकार को जाना चाहिए, जबकि इसमें सरकार की कोई भूमिका नहीं है। सरकार की सिर्फ एक हजारों करोड़ रुपया का चंदा इकट्ठा किया और उस चंदे को डकार गए, जिसके प्रमाण हमारे पास है और हमने कई बार इनके ऊपर आरोप लगाया। अशोक सिंघल जी ने हमारे साथ कई बार पत्राचार किया, बैठकें भी हुई। तो इनका योगदान इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है राम मंदिर में। चंदा उगाही हमेशा से करते हैं, आज भी कर रहे हैं और ये कल भी करेंगे। अभी तो राम जन्मभूमि में जो मंदिर बना है, जब उसका उद्घाटन होगा तब देखिएगा, कहीं से सोने की थाल आएगी, कहीं से सोने का चम्मच आएगा, कहीं से सोने का बिछौना आएगा। जब आप देखने जाएंगे मंदिर में तो आपको कुछ भी 1400 करोड़ रुपए का इन लोगों ने राम जन्मभूमि में गबन किया। गूगल में डालिएगा, हमने सबसे पहला आरोप लगाया था 2015 में। उसके बाद हमारे ऊपर हमले भी हुए, अनेक तरीके की बातें हुई, लेकिन किसी भी भय से हम अपनी बात को अधूरी छोड़ दें, ये इस राष्ट्र के सामने न रखें, ये हमारा स्वभाव नहीं है। तो ये तो ठग लोग हैं, पहले भी इन्होंने ठगी की है, आज भी कर रहे हैं और कल मौका मिलेगा तो कल भी ये ठगी करेंगे। सबसे ऊपर हिंदू राष्ट्र लिखा हुआ आपके सबसे ऊपर। जी तो क्या होगा जीतने के बाद? हमारा तो एजेंडा है ये, चूँकि पंडित मदन मोहन मालवीय ने जब भारत कभी गुलाम हुआ करता था तब अखिल भारत हिंदू महासभा का गठन हुआ था। उस समय भारत में दो ही मुस्लिम लीग और अखिल भारत हिंदू महासभा। जब भारत का विभाजन हुआ तो भारत के विभाजन की जो स्पष्ट शर्त थी वो ये थी कि जो मुस्लिम समुदाय के कुछ लोग थे जो लीडरशिप कर रहे थे, उन्होंने कहा कि आज़ादी के बाद हमें एक अलग राष्ट्र चाहिए और वो मुस्लिम राष्ट्र के रूप में चाहिए। तो जब उन्होंने मुस्लिम राष्ट्र के रूप में पाकिस्तान ले लिया तो बचा हुआ हिस्सा मुझे लगता है कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। इसलिए हम ये चाहते हैं कि 1947 के बंटवारे को पूरी और बचा हुआ जो ये हिस्सा है आज, ये स्पष्ट रूप से बिना छल के, बिना किसी बहस के 1947 के बंटवारे के आधार पर इसको हिंदू राष्ट्र होना ही चाहिए और वो हमारे एजेंडे में शामिल है। सभी घर हथियार होना चाहिए, कहाँ तक ठीक है जी, सभी घर हथियार होना चाहिए, हथियार हिंदुओं का हत्या करना चाहिए, हथियार सभी के हथियार होना चाहिए, कहाँ तक ठीक है ये? नहीं, हथियार होने का औचित्य कतई ये नहीं है कि कत्ल किया जाए। अगर कत्ल करना होता तो मुझे लगता है कि हिंदुओं के यहाँ राजे रजवाड़े थे, जमींदार थे, जागीरदार थे, गांव में दबंग लोग होते, भाला और तलवारें हैं तो खूब कत्लेआम होता। हथियार का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि जो अचानक घटनाएं होती हैं, जिनके ऊपर फिल्म बनाकर वोटों का ध्रुवीकरण होता है, अगर हाथों में हथियार होगा तो राष्ट्र की रक्षा भी संभव है, बॉर्डर की रक्षा भी संभव है, भीतर और बाहर से हम मजबूत होंगे। और राष्ट्र की जो मोनोपली है, राष्ट्र जब ये कह देते हैं, राष्ट्र के लोग ये कह देते हैं, नेता हमारे ये कह देते हैं कि ऐसा नहीं ऐसा है और बड़ी घटनाएं घटित होती हैं, उस समय देश की जनता जिसने सौहार्द से अपने जीवन का यापन किया इस राष्ट्र में, निर्णय स्वयं कर लेगी। कभी भी हथियार का उपयोग, मुझे नहीं लगता कि इस राष्ट्र के अंदर जितने लोगों के ऊपर पास लाइसेंसी हथियार है उन्होंने किसी की हत्या की हो, लेकिन उससे एक संबल मिलता है, उससे राष्ट्र में एक शक्ति मिलती है, उससे आत्मविश्वास पैदा होता है। और जो विधर्मी लोग हैं, जो लोग गलत तरीके से चर्चा करते हैं, गलत अफवाहें फैलाते हैं, उन लोगों के बीच में संदेशा जाता है कि अगर हमने कुछ गलत किया तो क्रिया की प्रतिक्रिया होगी। तो उसका सीधा सीधा सा अर्थ ये जी। चुनाव गठबंधन करेंगे आप? नहीं, गठबंधन की सिंगल चुनाव लड़ेंगे आप? मुझे नहीं लगता कि संपूर्ण भारत में कोई भी राजनीतिक पार्टी हिंदू महासभा से गठबंधन करने की हैसियत नहीं है, क्योंकि हम लोगों का जो एजेंडा है वो मिक्सअप नहीं है। बिल्कुल जो सावरकर जी ने, जो मदन मोहन मालवीय जी ने, जो लाला लाजपत राय ने, जो भाई परमानंद जी ने जो एजेंडा बनाया था, उस एजेंडे से एक इंच भी, किंचित मात्र भी हम विचलित नहीं हुए। तो जब हम विचलित नहीं हुए तो विचारधारा किसी से मेल नहीं खाती। तो जब
तो हम स्वार्थपरस्त लोग नहीं हैं कि चुनाव के लिए 13 लोगों को जोड़ लें या 23 लोगों को जोड़ लें। हम लोगों को सफलता मिले या असफलता मिले, हमारे जो स्पष्ट एजेंडे हैं, हमारा जो उद्देश्य है, उसके आधार पर पूरी ताकत से चुनाव लड़ेंगे। परिणाम की हमें चिंता नहीं। मुझे लगता है कि पहला वोट जो मिलेगा वो भी हमारी सफलता है और जीत भी हमारी सफलता है, इसलिए हम कहीं चिंतित नहीं हैं और भयभीत नहीं हैं। विपक्षी पार्टी सावरकर को आतंकवादी बोलते हैं। जी, विपक्षी पार्टी सावरकर जी को आतंकवादी बोलते हैं, तो और जो लोग ऐसा बोलते हैं उनको ये बात ज्ञात रहना चाहिए कि हिंदू महासभा का और उनका रिश्ता और गोडसे का रिश्ता उन्हें भूलना नहीं चाहिए। अगर सावरकर जी देशद्रोही होते, सावरकर जी गद्दार होते, तो सावरकर जी के नाम पर आज संपूर्ण भारत में अगर हम 125 करोड़ की बात करें तो 50 करोड़ लोग सावरकर जी को पूजते हैं, इस राष्ट्र का देशभक्त मानते हैं। लेकिन गांधी जी को कल जहां 80% लोग पूछते थे, वहां आज 80% लोग गलत साबित कर रहे हैं। तो ये तो दूध का दूध और पानी का पानी अपने आप हो रहा है। जो पर्दा पड़ा हुआ था वो पर्दा हट रहा है, और जब पर्दा असल में आज की राजनीति में वोटों की ध्रुवीकरण के लिए कोई आर्यावर्त की बात करता है, कोई अखंड भारत की बात करता है, कोई बात करता है कि जितने देश हमसे अलग हुए हैं वो हम सब एक साथ समाहित होंगे। महत्वपूर्ण बात ये है कि आज हम कहाँ खड़े हुए हैं। हम तो आज जहाँ खड़े हुए हैं हम वहाँ की बात करते हैं और वहाँ से स्टार्टिंग करते हैं कि जो बचा हुआ भारत है विभाजन के बाद वो दोबारा खंडित होने की स्थिति में न आए, मणिपुर जैसी घटनाएं इस भारत में घटित न हो, कश्मीर जैसे हालात राष्ट्र में पैदा न हो, केरल जैसी भगदड़ न मचे। राजस्थान में बीजेपी के मुख्यमंत्री थे भैरव सिंह शेखावत, और एक परिवार था वहाँ का खादिम परिवार, ये थी कि वहाँ का कांग्रेस का नगर अध्यक्ष था। तो वो कांग्रेस का नगर अध्यक्ष मुख्यमंत्री के ऊपर इतना भारी पड़ा कि 200 लड़कियों के साथ बलात्कार हुए और इन भाजपाइयों की हिम्मत नहीं हुई कि उसके ऊपर कोई कार्रवाई कर सकें। आज जब वोटों के ध्रुवीकरण की बात होती है तो ये फिल्म बनाते हैं और प्रचार करते हैं हिंदू मुस्लिम की। तो हमारा एजेंडा कुछ भी ऐसा नहीं है। हमारा एजेंडा ये है कि जो गद्दार है वो गद्दार है, उसे दौड़ा के गोली मारनी चाहिए। क्या उदयनिधि भी गद्दार है? हिंदू परम बोला उन्होंने, उदयनिधि चेन्नई की बात है, तो बोला कि उसके लिए तो बहुत सीधी सी बात है कि थोड़ा सा भाषा की दिक्कत है। हमारे वहाँ कार्यकर्ता हैं, उदयनिधि अगर हमारे क्षेत्र में होता या हमारी पहुँच में होता तो ईमानदारी से कहता हूँ कि भारत का कोई भी डॉक्टर और कोई भी गणितज्ञ उसके शरीर के टुकड़े नहीं गिन पाता कि उसके कितने टुकड़े हुए हैं। हमने कभी उसके धर्म के ऊपर उंगलियां नहीं उठाई। और ये 2 कौड़ी के लोग जिन्होंने हमेशा नक्सलवाद को बढ़ावा दिया है, इनकी आज इतनी औकात हो गई कि ये सनातन को ललकारने लगे। उसका सिर्फ कारण यही है कि भारत में जो राजनीति का ध्रुवीकरण हुआ है वो जातिगत आधार पे हुआ है। तो एक दूसरे को गाली दो और वोटों का ध्रुवीकरण करो। ये जो जिस दिशा में राष्ट्र जा रहा है, इस राष्ट्र को तो ये खंड खंड करने के रास्ते पे चल रहे हैं और ये ठीक नहीं है। मुझे आपको गाली नहीं दी, मैंने आपकी रास्ते में कॉलर नहीं पकड़ी, तो आपको अधिकार नहीं होता कि आप मुझे आंख दिखाओ। और ये उदंडता सिर्फ इसलिए हो रही है, मुझे तो ये लगता है कि ये भी प्री मैनेज है। हो सकता है इसके पीछे मोदी जी का ही हाथ हो कि भाई तुम इस तरीके से गाली दो तो दीगर जातियों का वोट तुम्हें मिलेगा और हिंदुओं का वोट मुझे मिल जाएगा। क्योंकि ओवैसी जी मोदी जी के पहले हैदराबाद के बाहर कभी नहीं निकले थे। एक सभा पूरे भारत में कोई नहीं बता सकता कि ओवैसी ने हैदराबाद के बाहर सभा की। जब से मोदी जी का वैभव फैला है जी हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। तो इस तरीके के इनके जो षड्यंत्र चलते हैं उन षड्यंत्रों से पर्दा उठना जरूरी है। हमारे लिए स्टालिंग माने नहीं रखते। हमारे गोली में तो इतना दम है कि 32 रुपए का कारतूस जब चलता है तो एक नंगा व्यक्ति भारत का राष्ट्रपिता हो जाता है। हम लोग उस सिद्धांत के लोग हैं, हम लोग हिंदू महासभा के लोग हैं जो अपने सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं करते। तो स्टालिंग हमारे लिए समस्या नहीं है। महत्वपूर्ण बात यह है कि स्टालिन ने ऐसा बयान दिया क्यों, उसके तह पर जाने की जरूरत है। लेकिन समर्थन में ए राजा भी आ गया, समर्थन में ए राजा समर्थन में आ गया उसके। मैं तो ये तो राजनीति है, उसके समर्थन में हर वह व्यक्ति आएगा जो कहीं ना कहीं प्रदेश की राजनीति से, प्रदेश में किसी का वोट चाहिए और राष्ट्र में किसी दूसरे संगठन को किसी का वोट चाहिए। तो ये तो इन लोगों के बीच में पैठ है। आप सबको ज्ञात होगा कि उत्तर प्रदेश में जब मुलायम सिंह की गवर्नमेंट थी
और राम मंदिर को मुक्त कराने के लिए इस देश से लोग गए थे तो मुलायम सिंह यादव ने गोलियां चलाई थी, हजारों लोग मारे गए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सूची में केवल 2 नाम शामिल हैं, वो भी 2 कोठारी बंधु जिनके गले में विश्व हिंदू परिषद का दुपट्टा था। मेरे खुद के पैर में गोली लगी, मेरे खुद के साथी वहाँ शहीद हुए, उनकी काउंटिंग कहाँ गई? तो वहाँ भी इनकी दोनों की पैर थी। मुलायम सिंह को उस समय मुलायम सिंह कहा जाता था कि तुम गोली चलाओगे तो मुस्लिम तुमसे खुश होगा, तुम्हारी तरफ जाएगा, और जो हिंदू तुम्हें वोट नहीं देता वो मेरी तरफ आएगा। तो अगर मेरी सरकार बन गई तो तेरी बल्ले बल्ले, और तेरी बन गई तो मैं बल्ले बल्ले। तो ये तो इस तरीके के इनके षड्यंत्र हमेशा से चलते रहे हैं, इसको समझने और समझाने की आवश्यकता है। और मुझे लगता है कि अगर इस राष्ट्र में तो जितनी नफरत विगत दिनों पैदा हुई है, उस नफरत के परिणाम कुछ भी नहीं आए। अगर हमारी गवर्नमेंट होती, हिंदू महासभा की गवर्नमेंट होती, तो बिना नफरत फैलाए अगर हम हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं तो आज हम सब लोग इस पत्रकार वार्ता को हिंदू राष्ट्र में बैठकर घोषित वार्ता कर रहे होते आपसे। लेकिन इनका उद्देश्य कुछ भी नहीं है, ये तो किसी भी तरीके से दंगे कहलाओ, हिंदू मुस्लिम करवाओ, चंदा चोरी करो, ये उनका उद्देश्य था और वो अपने उद्देश्य के हिसाब से चल रहे हैं। इसीलिए हम लोगों की मजबूरी है कि राजनीति में पदार्पण किया है। और मुझे ये लगता है कि देश की जनता इस बात को सोचेगी, समझेगी, चिंतन करेगी और हिंदू महासभा का समर्थन भी करेगी। और आने वाले दिनों में अगर एक मौका मिला हिंदू महासभा को, तो हिंदू महासभा इस बात को सिद्ध कर देगी कि राष्ट्र के भीतर राष्ट्रीयता क्या होनी चाहिए। ये लोग राजनीति की बात करते हैं, ये तो 100% राजनीति के आधार पर काम करते हैं, और हमारे अंदर राजनीति नहीं, हम लोग राष्ट्रनीति के लोग हैं। तो राजनीति और राष्ट्रनीति में फ़र्क है, तो हमारे और भेद है वो यही मतभेद है। रही बात गोली की, तो जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी तो अपने गुरु को उन्होंने गोली चलाई थी, कर्माजी महाराज के 60,000 संतों को मारा था, उसको नागा भी थे। तो ये तो हमेशा से हुआ है। कांग्रेस से तो हम कभी भी कोई अपेक्षा नहीं करते, और कांग्रेस ने तो हमेशा वो किया है जो बहुत कुछ राष्ट्र हित में नहीं था। उन्होंने वहाँ गोली चलाई, सिखों के जो ऊपर अत्याचार हुए, तो इस तरीके से एक लंबी लाइन है। लेकिन अभी वो तो वहाँ पे बैठे हुए सब मणिकर्णिका घाट में, कांगड़िका घाट में बैठी हुई है। तो जो व्यक्ति खुद मणिकर्णिका घाट में अपनी पार्टी को लेके बैठा हुआ है, उससे हम क्या लड़ने जाएंगे, जिसकी कोई अपनी हैसियत नहीं है। लेकिन जिन्होंने हमारी भाषा बोली और हमारी भाषा बोलकर आज हमारा ही दमन कर रहे हैं, तो पहले तो मुझे उनसे निपटना पड़ेगा। इसलिए मुझे राजनीति में पदार्पण करना पड़ रहा है, और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में संपूर्ण राष्ट्र में इस विधानसभा के साथ ही मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और उड़ीसा के चुनाव तो हम लड़ ही रहे हैं। बाकी जहाँ से भी हमारे कार्यकर्ताओं का उत्साह वर्धन होगा, जहाँ से भी हमारे प्रदेश की कमेटियाँ कहेगी कि मुझे यहाँ चुनाव चर्चा करेंगे, और भविष्य में राजनीतिक गतिविधियाँ जो भी होगी उसका निराकरण करेंगे और उसका निर्णय लेंगे। एक आखिरी प्रश्न और है, क्या शहीदों के परिवार के वंशज देखने को नहीं मिल रहा, क्या बात क्या है? और जो नकली गांधी है वो आज उससे फल फूल रहे हैं, असली गांधी कहाँ है? ऐसी झांसी की रानी के वंशज है, मराठा के वंशज है, कहीं देखने को नहीं मिल रहा देश में। दोनों तरफ यही स्थिति है। असल में क्या है कि शहीदों ने, जिन्होंने इस राष्ट्र को बचाने के लिए अपनी जान दी, अपना बलिदान दिया, उनको नहीं रहा होगा कि राष्ट्र स्वतंत्र हो जाएगा तो हमें कुछ फ़ायदा मिलेगा। उनके परिवार चूँकि एक बलिदानी और क्रांतिकारी परिवार के लोग थे, तो उनके मन में भी ऐसी भावना नहीं रही। लेकिन उन बलिदानियों का जो स्मरण था इस राष्ट्र में, वो भी लगभग समाप्त होता जा रहा है। जो आप कह रहे हैं, बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ। और भारतीय जनता पार्टी के पास तो अपना कोई शहीद भी नहीं था, तो भारतीय जनता पार्टी ने तो पहले दूसरे पार्टियों से शहीद चोरी करने शुरू किए। उन्होंने सावरकर जी का फोटो लगाया। सत्ता में आने के पहले पूरे राष्ट्र में गोडसे जी की जयंती मनाई गई। जब सत्ता बन गई तो उन्होंने गांधी जी को चुरा लिया, फिर सरदार पटेल को चुरा लिया। तो ये तो शहीदों की चोरियां चल रही हैं, क्योंकि इनके अंदर राष्ट्र हित में कुछ करने की, बलिदान देने की, इस राष्ट्र के लिए अपने आप को समर्पित करने की भावनाएं तो है नहीं। तो ये चोरी ही करेंगे। तो ये लोग ना तो क्रांतिकारी हैं ना देशभक्त हैं, ये राजनीतिक चोर लोग हैं। तो जो चोर होता है वो दूसरे के माल में ही मौज करता है। जैसे बिल्ली होती है ना, नहीं लगती, लेकिन वो दूध ही खाने की आदी होती है, तो दूसरों के घर में जाती है और उसके घड़े से, उसके मटके से दूध पी लेती है। तो आज की राजनीति में ये सब बिल्ली
किस्म के लोग हैं, इसमें से कोई शेर नहीं है। इसलिए अब शेर जो मैदान में उतर गया है तो ये बिल्लियां सब म्याऊं म्याऊं करेंगी, वो दिन भी जल्दी देखने को मिलेगा। आज भी आज़ाद भारत में कई कानून चल रहे हैं अंग्रेजी में। गांधी जी स्वयं बोलते थे कि कोई सांसद यदि अंग्रेजी में भाषण दे तो होना चाहिए। आज क्या सब दुश्मन है कि हमारा जो एजेंडा है उस एजेंडे में भारत के संविधान को किसी भी तरीके का कोई दर्जा ही नहीं है। गुलाम भारत में चल रहा है। एक छोटा सा हम आपको उदाहरण देते हैं। एक व्हीकल एक्ट हुआ करता था। जब व्हीकल एक्ट बना था तो भारत में किसी के पास गाड़ियां नहीं थी, अंग्रेजों के पास गाड़ी थी। उस गाड़ी के नीचे कुचल के कोई मर जाता था तो गाड़ी चलाने वाले के ऊपर कोई केस नहीं लगता था। ये अंग्रेजों ने अपनी सुविधा के लिए बनाया था। मकान इनका, हमने कब्जा कर लिया, इनकी गरज हो तो ये न्यायालय में सिद्ध करें कि मकान इनका है, मुझे सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। प्रॉपर्टी है उसका आधे से ज़्यादा जीवन न्यायालय में बीतता है और अपने जीवन में केस करने वाला व्यक्ति उस मुकदमे का फैसला नहीं सुन पाता, उस संपत्ति का उपभोग नहीं कर पाता। तो ये तो कानून पूरी तरीके से कानून ही बदल देना चाहिए। संशोधन तो पूरी तरीके से बेईमानी है। जब स्वतंत्र भारत है तो स्वतंत्र भारत में यहाँ के भारत के हिसाब से, यहाँ के लोग जरूरत के हिसाब से कानून बनना चाहिए। गुलाम भारत के कानून का अर्थ ही यही है कि आज की जो सरकारें हैं वो हमें गुलाम बनाकर रखना चाहती हैं और इस कानून के माध्यम से हमारा दुरुपयोग करना चाहती है। एक छोटी सी घटना कह देता हूँ 1 मिनट में। सब एक हत्या हुई चौराहे पे, हत्या हुई, पुलिस ने हत्यारे को पकड़ लिया, उसके ऊपर 302 का केस चला, 10 साल तक केस चला, 7 साल वो व्यक्ति जेल रहा और जेल में एक लंबी सुनवाई के बाद कोर्ट या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से वो व्यक्ति बरी हो जाता है और बरी होते वक्त उसमें लिखा जाता है मुकदमा सिद्ध नहीं होता इसलिए बरी किया जाता है। तो एक प्रश्न खड़ा होता है कि मर्डर हुआ था, अगर ये व्यक्ति हत्यारा नहीं तो हत्यारा कौन है जिस हत्या के केस में वो व्यक्ति बरी हो गया? ये भारत का कानून है। तो इस कानून को तो बिल्कुल मान्यता देनी ही नहीं चाहिए। मजबूरी है, हमारे हाथ में पावर नहीं इसलिए मान रहे हैं, जिस दिन आएगा उस दिन नहीं मानेंगे। इंडिया इंडिपेंडेंट एक्ट 47 तो आज भी गुलाम है भारत, पूरी तरीके से गुलाम है। भारत में एक नहीं दसियों है। भारत के भीतर लिए गए निर्णय की जानकारी इनको देनी पड़ती है। भारत कॉमनवेल्थ का हिस्सा बना हुआ है। भारत कई मुद्दों पर उनको रॉयल्टी देता है। ये तो सारा दोष उस किताब का है जो बड़ी मोटी सी है जिसे हम संविधान कहते हैं। जब तक वह पूरी तरीके से नहीं बदली जाएगी तब तक इस देश में हरिजन, आदिवासी, उचड़ा निचला, दायां बायां, काना लंगड़ा लूला, इसके नाम पर झगड़े और विवाद होते रहेंगे। एक व्यक्ति के ऊपर हरिजन एक्ट कोई दूसरा व्यक्ति लगवा देता है और वो व्यक्ति बिना जांच के जेल चला जाता है और देश का प्रधानमंत्री चुनाव के समय में कहता है कि ये दलित है, ये चमार है, इसका मुझे संरक्षण करता है, ये आदिवासी है, इसका संरक्षण करता है। और ये व्यक्ति कोई दूसरा व्यक्ति जब कहता है तो उसके ऊपर केस लग जाता है। तो जातिवाद के आधार पर कानून को पोषित कौन करता है? तो ये कानून में जो ये पोषण की पद्धति है यही खराब है, यही बेमनस्ता का कारण है। लेकिन सबसे बड़ी एक विधा ये है कि एक अंग्रेज व्यक्ति बगैर चुनाव लड़े विधायक बनता पूरे भारत में। काफी सही है, ये सही है गलत है? ये बिल्कुल बंद कराओगे, इसके लिए मांग उठाओगे अभी आप? एंग्लो इंडियन की नियुक्ति होती है डायरेक्ट, और जिस पद्धति की हम बात कर रहे हैं तो जब संविधान को बदलने की बात कर रहे हैं उस संविधान को ही नहीं मानते जिस संविधान के आधार पर वो चुना जाता है, तो उसकी हैसियत ही नहीं होगी कि लोकसभा की कार्यवाही देख सके। ये तो गुलाम भारत की निशानी है। भारत के संसद के भीतर कौन सा कानून पारित हुआ भारत की जनता को पता नहीं चलता, लेकिन ब्रिटेन है कि भारत की सरकार क्या कर रही है। तो हम भारत के हित का कोई भी निर्णय कैसे ले सकते हैं? अर्थात भारत के भीतर होने वाली संपूर्ण गतिविधियां हम वहाँ ट्रांसफर कर रहे हैं। तो हमें लगता है कि भारत का कानून जो है, भारत का संविधान जो है भारत के अनुरूप नहीं है और ऐसे कानून को जितना जल्दी हो सके पूरी तरीके से बदल देना चाहिए। नए कानून का निर्माण करना चाहिए, उसमें संशोधन के नाम पर लोगों को बेवकूफ़ नहीं बनाना चाहिए। आखिरी प्रश्न ये है कि जब भी हमारे त्यौहार आते हैं तो स्कूल वाले उसी दिन परीक्षा रखते हैं कि त्यौहार नहीं मना पाए, पूरा सब त्यौहार खत्म कर दिए। दीपावली छुट्टी 2 दिन, पहले 15 दिन हुआ करती थी, और क्रिसमस की 5 दिन। आज हमारे बच्चे इंतजार करते हैं क्रिसमस आएगा तो घूमने जाएंगे, दीपावली घर बैठेंगे। राखी नहीं मना पाई, मेरी बहन नहीं आ पाई राखी पे, राखी बांधने के लिए, बच्चों का एग्जाम था उसी दिन। इसके लिए मुझे फिर स्टालिन के पास जाना पड़ेगा।
भाई इन्हें वोटों का ध्रुवीकरण उसके साथ करना है जिसका हमारे धर्म से कोई लेना देना नहीं। तो अगर मर्जी की बात करेंगे ना, मुझे नहीं लगता मुस्लिम समुदाय के लोग सैकड़ों वर्षों से भारत में रह रहे हैं, कभी किसी स्कूल में किसी बच्चे के सनातनी टीका लगा के जाने पे, हाथ में कलावा बांध के जाने में आज तक मैंने कभी नहीं सुना कि ऑब्जेक्शन हुआ है और उसको अल्टीमेटम दिया गया है। आज अंग्रेजी के 2 अक्षर पढ़ने के लिए जब बेटा स्कूल में जाता है तो उसको पनिश किया जाता है और उसके माँ बाप को मजबूर किया जाता है कि अपने धर्म को छोड़ कर आइए। तो इस तरीके की परंपरा तो लागू की जा रही है, धर्म को समाप्त करने के षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। एक बड़ी छोटी सी बात करते हैं, चुनाव के समय में पूरे भारत को मालूम है मोदी साहब ने पिपरमेंट रुमाल में लगाया था और ऐसे आंख पोंछी थी तो आंसू आ गए थे और वो रोते हुए भाषण दिया था कि भारत में पिंक रेवोल्यूशन होता है, गाय कटती है, इस भारत के लोगों को कैसे नींद आती है, इसी मोदी ने कहा था। और साहब जब ये प्रधानमंत्री बन गए तो भारत उसी मांस निर्याता में 1 नंबर पे हो गया है। और जो लोग बेईमान हैं उनके बारे में अपन क्या कहें, ये लोग इस राष्ट्र के हितैषी नहीं हैं। इस राष्ट्र में अगर धर्मांतरण को रोक लगाने की किसी में हैसियत नहीं है, किसी के अंदर गौहत्या रोकने की हैसियत नहीं है, तो एक बात बहुत स्पष्ट है कि इस तरीके की सरकारें मुस्लिम कंट्रियों से और ईसाई कंट्रियों के हाथों में बिकी हुई हैं और उनके हाथों की कठपुतली हैं, चाहे उसके सीने का माप 56 इंच हो, इस पर कोई संशय नहीं। अभी गौ माता के लिए सबसे बड़ा एक आंदोलन है दिल्ली में 20 नवंबर को, कुछ गोपाल मणि महाराज समर्थन, तो क्या समर्थन देंगे आप उनके लिए 20 नवंबर को? मुझे ये लगता है कि हम जो बात कर रहे हैं, तो अगर हम पेड़ की पत्तियां गिनने जाएंगे और एक एक पेड़ की पत्ती को संरक्षण करेंगे तो पेड़ की जड़ें सूख जाएंगी। तो हम तो मूल जड़ की बात करते हैं। कोई आज गंगा साफ करने के लिए आंदोलन कर रहा है, कोई गौ को बचाने के लिए आंदोलन कर रहा है, कोई मंदिर में घंटी बजाने के लिए आंदोलन कर रहा है, कोई चंदन ना पोंछा जाए इसके लिए आंदोलन कर रहा है, कोई कलाबे को बचाने के लिए आंदोलन कर रहा है, कोई राखी न मनाने से दुखी है। हम इसके मूल की बात करते हैं कि ऐसा हो क्यों रहा है, तो हम उस समस्या का समाधान करना चाहते हैं। हम बिल्कुल इस बात के पक्ष में नहीं कि हम अपनी एनर्जी को वेस्ट करें, हम संयुक्त होकर सरकार को मुंह तोड़ जवाब क्यों नहीं देते हैं कि जिस नाम पर आप सरकार बनाते हो, इस भारत की जो ज़रूरत है उस मुद्दे की बात क्यों नहीं करते हो। जो विकास पुरुष बन जाते हैं वो राष्ट्र को बेचने लगते हैं। तो क्या होता है कि यहाँ की जनता वोट देने तक सीना तान की यूँ कॉलर खड़ा रखती है और वोट देने के बाद उसकी कोई हैसियत नहीं रह जाती। उसी विधायक के दरवाजे पे जाकर 3 दिन एक एप्लीकेशन को लेकर चक्कर लगाता है और वो विधायक अंदर रहते हैं और मना करवा देता है, इसलिए कि वो जानता है कि आपके अंदर शक्ति नहीं है। और फिर जब दोबारा चुनाव होगा तो ये तो पैसे देगा, ये 10-25 घोषणाएँ कर देगा और प्रलोभन में आप फिर सरकार बनाओगे। तो इस तरीके से जो भारत में लोगों के मेंटेलिटी के साथ जो खेल हो रहा है वो ठीक नहीं है, जागरूकता की जरूरत है। जय हिंद, जय भारत। आप लोगों ने अपना अमूल्य समय दिया। करो विदाई हिंदू हिंदू भाई भाई, जात पात की करो विदाई हिंदू हिंदू भाई भाई। जय हिंदू राज, जय हिंदू राज, जय हिंदू राज, जय हिंदू राज, जय हिंदू राज। जय हिंदू। ये चालू कर दो भाई कूलर। आशीष जी से निवेदन करूंगा कि आप पांडे जी का पुष्पहार से स्वागत करें। पुष्प लिया पूरे उधर हार ले आए सभी, फोटो ले लें। अरे स्वागत हैं, आप पुष्पहार से स्वागत करें। हमारे बीच में हमारे हरदा जिले के जिन्होंने हरदा जिले में हमको संगठन की परिभाषा बताई और हिंदू महासंगठन में जोड़ा, भाई विद्यानंद जी हमारे बीच में हैं। उनसे मैं निवेदन करूंगा कि वो हमारे प्रदेश अध्यक्ष महोदय का पुष्पहार से स्वागत करें। जिले की ओर से स्वागत है। आयोजित पुनः हमारे बीच आएंगे और हमारे प्रदेश संगठन मंत्री चेयर से उठे और वकील बाबरी जी का स्वागत है, राजा जी का स्वागत कर रहे हैं। हमारे बीच में छनेरा से पधारे श्री वीर सिंह राजू जी संगठन की उनकी तरह है, उनका भी स्वागत भाई गौरव जी
दो ही माना लिया सब ज़्यादा बड़ा है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष महोदय जी हमारे जिलाध्यक्ष का स्वागत कर रहे हैं। बड़ी तारीफ की बात है। फोटो लेते जा रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष भी हमारे जिलाध्यक्ष का स्वागत करेंगे। क्या क्या भैया उनके जिले में है तो हाँ का भी स्वागत करें आप। आइएगा।